हेलो, मैं हरीश ढाका। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SD क्लासेस में। देखो, आज हम साइंस का बहुत ही बेसिक टॉपिक सेल कवर करेंगे। देखो, सेल जो है वो अपनी बायो के हिसाब से, अगर मैं देखूं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के हिसाब से देखें तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल। क्योंकि देखो, हमारे जो जीव की रचना है, जीव का जो फॉर्मेशन है, अगर इसकी अपने बात करें तो जीव की जो रचना है वो किससे हुई है? सेल से। क्योंकि देखो, अगर मैं एक मानव की या इंसान की अगर अपने बात करें तो मानव या इंसान यानी कि अगर मैं मेरी बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो सर सीधी सी बात है, सबसे पहले मेरे पिता का स्पर्म और मेरी माता का अंडाणु आपस में मिले और दोनों आपस में मिलकर एक कंप्लीट कोशिका का निर्माण करते हैं। यहां से क्या हुआ? मेरी एक कंप्लीट कोशिका का निर्माण हुआ और बाद में कोशिका के पास इतनी पावर होती है कि वो खुद का क्या कर लेती है? डिवीजन कर लेती है, यानी कि एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और ये काम लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ, अगर मैं बात करूं आज की कि आज मेरे शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो हम काउंट नहीं कर सकते। होता क्या है, सबसे पहले एक कोशिका बनी, बाद में ये कोशिका अपना डिवीजन करके, अपना विभाजन करके अलग कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। अब उसके बाद क्या होता है, एक जैसी कोशिकाओं के ग्रुप बनना प्रारंभ होते हैं। कुछ कोशिकाएं एक साथ आती हैं जिनसे उनका ग्रुप बनता है, और एक जैसी कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं हम उत्तक। यानी कि उत्तक क्या होते हैं? एक जैसी कोशिकाओं का समूह, उसे क्या बोलते हैं हम? उत्तक। अच्छा, उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट जो थी, सबसे छोटी जो इकाई थी, वो क्या होगी? हमारी सेल यानी कि कोशिका। तो यहां से हमें पता चल गया कि कोशिका जो होती है वो क्या होती है? कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट होती है। तो अपना चैप्टर कोशिका है। अपने इस पूरे चैप्टर कोशिका के बारे में ही बात करेंगे। देखो, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल हमें दे रखे हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि कोशिका का साइज क्या रहता है। देखो, अलग अलग जीवों के अंदर कोशिका का साइज अलग अलग रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं संसार की, यूनिवर्स की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? एग ऑफ ऑस्ट्रियस, शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो, अगर इसके साइज की मैं अगर बात करूं ना, कि इसका साइज जो रहता है वो क्या रहता है, उसका साइज अगर अपने बात करें कि यह जितनी भी कोशिकाएं हैं सबसे बड़ी है, यानी कि 18 सेंटीमीटर। इसका साइज कितना होता है? 18 सेंटीमीटर, यानी कि यह हम सीधी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं संसार की सबसे छोटी कोशिका, ये है माइकोप्लाज्म, और इसका साइज जो होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। इसका साइज कितना हो गया? 0.1 माइक्रोमीटर। इसी तरह अगर अपने ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है ओवम सेल यानी कि अंडाणु कोशिका। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पर्म कोशिका, स्पर्म सेल। और जो सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है? हमारी न्यूरॉन, या इसी को बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 1 मीटर। अच्छा, बात करते हैं ओवम। ओवम का जो साइज होता है वो कितना होता है? देखो, ओवम या अंडाणु कोशिका जो होती है, इसका साइज होता है लगभग 120 माइक्रोमीटर, और स्पर्म का साइज होता है 5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल कोशिका के बेसिक के बारे में जाना हम। सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की शुरुआत जो है वो किसने की थी? अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। इसीलिए अरस्तु को अपने क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। इसी तरह देखो, जब हम आगे अपने फर्दर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये देखो, अब बात करते हैं हम आगे अपने। देखो, जो कोशिका थी, सेल जो थी, सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। पर इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वह थी डेड सेल। कैसी कोशिका थी? डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका। तो सर हमारा प्रश्न बनता है कि जीवित कोशिका की खोज
किसने की थी। तो यहां से हमारा प्रश्न क्या बना कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, और जो कोशिका खोजी थी वह कोशिका कौन सी थी, बैक्टीरिया सेल यानी कि जीवाणु कोशिका। यानी कि इन्होंने किसकी खोज कर दी थी, जीवाणु की। इसीलिए ल्यूवेनहॉक को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक। ये हमारा कोशिका का बेसिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत की। देखो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, एक तो थे श्वान और एक थे स्लाइडर। देखो जो बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं वही बातें इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर दी। देखो सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत कोई भी चीज को ऑब्जर्व करके दिया जाता है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं होता, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है। जैसे कि इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक जीव यानी कि अपने संसार के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो भी जीव है, संसार के अंदर जो भी जीव है, प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक, वन या वन से मोर यानी कि एक या एक से अधिक सेल्स से मिलकर बना होता है। अच्छा यहां से तो एक बात और आई, यानी कि कुछ ऐसे जीव भी होंगे जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर। उन्हें क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीव। और जिनमें एक से ज्यादा होती है उन्हें उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर। अच्छा दूसरी बात क्या कही गई, दूसरी बात कही कि नई कोशिकाएं अपनी पुरानी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। तो ये अपनों ने अभी अभी देखा था कि कोशिका के पास इतनी पावर होती है कि वो खुद का क्या कर लेती है, विभाजन कर लेती है, यानी कि एक से दो, दो से तीन। अच्छा अगर इसके बाद अपने बात करें, अच्छा इसके बाद देखो, तो यहां से देखो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव जो है किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो यहाँ देखो अगर अपने बात करते हैं फर्दर, आगे अगर अपने बात करें तो यहाँ देखिए जो कोशिका सिद्धांत में हमें तीसरी बात कही गई वो है कि सेल में अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिकल मटेरियल। अच्छा ये जेनेटिकल मटेरियल क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। देखो अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को अपने क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि देखो अपने फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे अपने घरों में होता है कि मेरी शक्ल उससे मिलती है, मेरी शक्ल उससे मिलती है। तो ये शक्ल का मिलना, गुणों का मिलना, ये किस चीज पे आधारित होता है, ये होता है डीएनए पर आधारित। तो ये जो गुण हो गए या जो शक्लों का मैच करना हो गया या इनका स्वभाव हो गया, ये सब के सब किस पे डिपेंड करता है, अनुवांशिक पदार्थ पे डिपेंड करता है। यानी कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जी यहाँ हो गया लोचा। लोचा कैसे हुआ, देखो हमारे पास एक जीव है वायरस, नाम सबने सुन रखा होगा वायरस। अच्छा ये वो 3 इडियट वाले वायरस नहीं है, ये वायरस यानी कि विषाणु जिसको कहते हैं। देखो वायरस जो है ना, ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसके अंदर सेल ही नहीं पाई जाती। मतलब इसने क्या कर दिया, कोशिका सिद्धांत का खंडन कर दिया, कोशिका सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई, प्रत्येक जीव की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है कोशिका। जबकि विषाणु भाई साहब क्या कहते हैं, मेरे में तो कोशिका ही नहीं होती। मतलब विषाणु ने कोशिका सिद्धांत को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कोशिका सिद्धांत का खंडन कौन करता है, तो कौन करता है, विषाणु। अब देखो क्योंकि देखो प्रत्येक जीव की स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट जो होती है कोशिका होती है। फंक्शनल का मतलब उसके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, यानी कि डाइजेशन का मतलब पाचन का, एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन का, तो ये जितने भी वर्क होते हैं सारे के सारे कहाँ होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं। अब इसमें तो कोशिका ही नहीं है, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचन
नहीं होता। तो यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं, जब पाचन ही नहीं होता तो ये एंटीबायोटिक दवाओं का पाचन भी नहीं कर पाता। और यही कारण होता है कि विषाणु जनित जो रोग होते हैं, वायरस से जो होने वाले रोग होते हैं, उनका एंटीबायोटिक से इलाज संभव नहीं है। अब अपने बात करते हैं सेल की। देखो सेल को हमने फर्दर दो भागों में बांट रखा है। देखो एक तो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। देखो प्रोकैरियोटिक में यहाँ प्रो जो शब्द है ना, प्रो का मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड यानी कि बहुत ही पुरानी कोशिका, या मैं से बोलूं कि अविकसित इमेच्योर सेल। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो क्या होती है, पूर्णतः विकसित कोशिका, मैच्योर कोशिका जो होती है, इसे अपने क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूं तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके अंदर क्लियर न्यूक्लियस यानी कि स्पष्ट केंद्र का क्या होता है, अभाव होता है। जबकि इसमें बिल्कुल प्योर एकदम क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में जो पाया जाता है वो 70S व 80S। सर ये राइबोसोम क्या होता है, तो इसी चैप्टर में हम आगे राइबोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये भी हमारा इसी चैप्टर में आगे आने वाला है, तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हरित लवक, तो हरित लवक भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट। जबकि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो बैक्टीरिया, एक आपने नाम सुना होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, तो नील हरित शैवाल जो है ये भी कैसी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक। और अब अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं कोशिका की स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। देखो ये हमारे पास कोशिका है। हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक साथ पढ़ेंगे। इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो अपने साथ साथ में करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, जब मैं प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में कुल कितनी लेयर पाई जाती हैं, दो लेयर। और जो बाहर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। पर जब मैं बात करता हूँ पादप कोशिका की, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर आ जाती है और उस लेयर को बोला जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारा पहला प्रश्न तो यही क्लियर हो गया कि सेल वॉल किसमें पाई जाती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन, सर ये दोनों में पाई जाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर कॉमन थी। हाँ, अगर मैं बात करूं कि सेल वॉल, क्या सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर यानी कि जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अब इस देखो कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे हमारा चैप्टर क्या है, सेल है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। यानी कि सेल के अलग अलग अंगों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी काय हो गया, केंद्रक हो गया। तो अपने शुरुआत करते हैं सेल से। देखो सबसे पहले यहां से अगर देखें तो हमारा चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहीं से मान सकते हैं अपने, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था कि सेल के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ देखो सेल जो होती है, कोशिका को पढ़ने के लिए मैंने तीन भागों में बांट रखा है। एक है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, ये होती है सेमी परमिएबल। कैसी होती है, सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य। यानी कि यह कुछ पदार्थों को तो कोशिका से बाहर जाने देती है, जबकि कुछ को नहीं जाने देती। ये सिलेक्टिव टाइप की होती है, यानी कि ये पदार्थों को सिलेक्ट करती है कि किसे बाहर जाने देना और किसे नहीं। क्योंकि देखो अगर सभी पदार्थ बाहर जा सकते तो पता चलता कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियस कहीं बाहर घूम रहे हैं, कोशिका कहीं पीछे रह गई, तो ऐसा संभव है नहीं है। तो ये पदार्थों को क्या करती है, सिलेक्ट करती है। दूसरी बात आती है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव।
और तीसरा जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो होगा ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका के अंग। देखो कोशिकीय द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स को मिलाकर बोला जाता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो प्रश्न आता है कि इस प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो ये जो खोज करता है वो है डुजार्डिन। अच्छा, इसको नाम किसने दिया था? देखो खोज तो की थी डुजार्डिन ने, और अगर मैं बात करूं नाम की तो इसको नाम दिया था परकिंजे ने। तो यहाँ मैंने दो बातें कर दी, एक तो आई बात खोजकर्ता की, तो हमारे खोजकर्ता कौन थे? डुजार्डिन। और नाम किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था। तो हम अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपने। अब देखो आगे हम प्रत्येक अंग के बारे में पढ़ेंगे और हमारा पहला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं अपने। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम श्वसन रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा सोचने के लिए कि श्वसन क्यों किया जाता है, सांस क्यों लेते हैं? सर कॉमन जवाब जीने के लिए। सांस क्यों क्यों लिया जाता है? सर जीने के लिए लिया जाता है। मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि आप सांस लेते हो और जीने लग जाते हो? सर ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ, बस ठीक है सांस लेते हैं इसीलिए हम जी रहे हैं। ये तो कोई जवाब भी नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ श्वसन क्यों किया जाता है। तो देखो जब अपने सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के समय हमारे मुख के अंदर तीन प्रकार की गैसें जो हवा के अंदर होती हैं जाती हैं, N2, CO2 और O2। देखो N2 की जो मात्रा है वो होगी 78%, क्योंकि हमारे वातावरण में N2 कितनी है? 78%। CO2 की जो मात्रा हम अंदर लेते हैं 0.04। अच्छा आपने CO2 भी लेते हैं, वाह, तो सही बात है। जब हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो श्वसन करते समय कुछ मात्रा में CO2 भी लेते हैं। तो ये मिथ मन में नहीं रखना कि श्वसन के समय सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अच्छा मैं बात करता हूँ O2। जो O2 होती है वो कितनी होती है? 21%। हम यूज सिर्फ किसका करते हैं? O2 का। वो देखो देखो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ मटेरियल ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ग्लूकोज का पैकेट लाया और उसको कहीं भी खिंडा दिया, बिखेर दिया और वहां क्या बन गई? एनर्जी बन गई। ऐसा नहीं हो सकता। इस रिएक्शन को करने के लिए भी हमें एक प्रॉपर मीडियम की आवश्यकता होती है, एक प्रॉपर माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस रिएक्शन को, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, इस अभिक्रिया को माध्यम जो प्रदान कराता है वो कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका कराती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। और जिस स्थान पर एनर्जी बनती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। तो हमारी कोशिका का पावर हाउस, हमारी सेल का पावर हाउस क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो लेयर पाई जाती हैं। जो अंदर की जो लेयर है, देखो यहाँ उंगली नुमा कुछ संरचनाएं बन रही हैं, इन संरचनाओं को बोला जाता है क्रिस्टी। और क्या पाया जाता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है। और कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। और ये सारी जो खासियत थी ये थी हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका की। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कोशिका के अंदर कोशिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ सर? ये हमारे कोशिका का एक अंग है जहां श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है। और उस श्वसन की अभिक्रिया से हमारे शरीर में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तो समझ में आया श्वसन क्यों करते हैं? श्वसन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे शरीर में क्या बने? एनर्जी बने, और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकें, बोल सकूं। मैं बोल रहा हूं एनर्जी बनी है तभी बोल पा रहा हूं। अच्छा मैं बात करता हूं हमारे दूसरे कोशिकांग। अच्छा चलो ये अपना दूसरा कोशिकांग करके यहाँ टाई अप करते हैं, दूसरा कोशिकांग कंप्लीट करते हैं अपने। उसके बाद आगे का पार्ट
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो पहले इसको खत्म करते हैं अपने। जैसे कि हमारा दूसरा जो है वो है लवक, प्लास्टिड। देखो ये जो लवक या प्लास्टिड है ना, ये केवल किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी कारण भी बताऊंगा क्यों नहीं है, देखते जाएं। अच्छा, अब इस लवक के तीन भाग होते हैं। पहला भाग है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये देखो, क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर वाला कोशिकांग है। बाहर की लेयर को आउटर लेयर और अंदर की लेयर को इनर लेयर कहा जाता है। इसके अंदर देखो सिक्के नुमा एक संरचना होती है। इन सिक्कों को बोला जाता है थाइलेकोइड्स। और इस थाइलेकोइड के अंदर पाया जाता है पर्णहरित क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है अंदर? पर्णहरित क्लोरोफिल। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट का। क्योंकि ये जो पर्णहरित या जो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोफिल जो है, ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, उसमें मदद करता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संभव नहीं है। जब तक CO2, H2O, अल्ट्रावायलेट प्रकाश यानी कि पराबैंगनी प्रकाश और पर्णहरित, ये चारों चीजें आपस में मिल नहीं जाती, तब तक एक पादप अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर सकता। अब देखो CO2 हमें भी प्राप्त होती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी CO2 प्राप्त होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम श्वसन करते हैं तो CO2 भी लेते हैं। अच्छा, बात करूं H2O की, तो ये भी हमें प्रॉपर मिलता है। अच्छा, क्या पराबैंगनी प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होता? नहीं सर, हमें भी प्राप्त होता है। तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल नहीं है। और यही कारण है कि हम सनलाइट से, सूर्य प्रकाश से भोजन नहीं बना सकते। भोजन यानी कि ग्लूकोज नहीं बना सकते। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता, यानी कि एनिमल सेल में भी क्लोरोफिल अगर पाया जाता, तो मजा ही आया था। मजा कैसे आता? अपने आप आता सर, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ धूप में खड़े होते और अपना भोजन तैयार कर लेते। तो पादप जो होते हैं वो अपना भोजन किसकी सहायता से तैयार करते हैं? ग्लूकोज की सहायता, सॉरी, सूर्य प्रकाश की सहायता से क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। जबकि हम खाना खाते हैं, उसका पाचन करते हैं, उसके पाचन से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है। तो टारगेट सबका क्या है? ग्लूकोज। हमें भी अंत में क्या चाहिए? ग्लूकोज। पादपों को भी अंत में क्या चाहिए? ग्लूकोज। क्योंकि हम सभी के सभी ग्लूकोज का ही पाचन कर, डाइजेशन कर क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। तो हर एक लिविंग सेल को, कोशिका को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी प्लांट्स के अंदर कहाँ बन रही है? हरित लवक के अंदर बन रही है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को पादपों का क्या कहा जाता है? प्लांट्स का क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। तो अब जो अपना पार्ट बच गया है आगे का, उसके लिए हम फर्दर जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। देखो कोशिका बिल्कुल बेसिक टॉपिक है हमारे बायोलॉजी का। तो हर एक कड़ी एक कड़ी से जुड़ी हुई है। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।